जो है आज के ये एमपीपीएससी के अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उस सिलेबस में यूजीसी नेट का जो सोशोलॉजी है यानी जो समाजशास्त्र है उसी समाजशास्त्र को एमपीपीएससी आयोग ने भी इसी सिलेबस को फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 6 पर बात कर रहे हैं। हालांकि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है जून 2024 में है ना। हम यूनिट नंबर 6 पर बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यूनिट के क्रम में अगर आप देखेंगे एमपीपीएससी का टेलीग्राम चैनल तो मैंने वहाँ यूनिट के क्रम में आप लोगों को डाला हूँ। आज जो है यूनिट नंबर 2 की पीडीएफ गई है, शाम तक में आप लोगों के पास यूनिट नंबर 3 की जितनी भी कंटेंट है उसकी पीडीएफ आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 6 में एक पॉइंट मेंशन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और सवाल इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं परीक्षा में। यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 प्रश्न मैक्सिमम, और ये तय है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, 1 या तो 2, ये तय है। इसमें ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं देता है, प्रश्न आते पंचायती राज से सर, जी पंचायती राज व्यवस्था से, है ना। तो 73वें संविधान संशोधन के पहले यानी पूर्व की बात इसने किया, और फिर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये कहता है कि उसके बाद यानी पश्चात यानी उसके बाद पंचायती राज क्या भूमिका रही संशोधन से पहले। हालांकि संशोधन के पहले में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं थे, और महिलाओं के अगर खास कर दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो उतनी ज़्यादा छूट वगैरह नहीं थी। तो जब 73वां संविधान संशोधन वगैरह आया तो पंचायती राज में जो है महिलाओं को लेकर आरक्षण वगैरह की बात की गई। और आप लोगों ने सवाल भी देखा यूजीसी नेट का भी हाल ही में 13 दिसंबर 2023 में, तो ये यही सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले और उसके बाद क्या भूमिका। देन उसके बाद देखेंगे ग्रामीण नेतृत्व एवं गुटबंदी। ये गुटबंदी बेसिकली क्यों यहाँ पर मेंशन किया गया है, गुटबंदी यहाँ पर ग्रामीण को लेकर बात करता है। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा, मैंने हालांकि पीडीएफ एमपीपीएससी के ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया है इसकी पीडीएफ, बट यहाँ पर मैं सेव करके इस जो मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें सेव करके आप लोगों को दोबारा से भी शेयर करूँगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोक सशक्तिकरण के बारे में। लोक सशक्तिकरण क्या है इसके बारे में, यानी एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, या उसके पब्लिक। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपसे पूछा जाए भी कि ये क्या है, तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को स्थानीय स्वशासन के बारे में, है ना। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे स्थानीय स्वशासन क्या होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। हालांकि भारत में पंचायती राज का जब शुभारंभ हुआ था, कौन बच्चा बताएगा भाई, बताइए वो डेट कौन सी थी जब भारत में पंचायत 2 अक्टूबर 1959 सर, राजस्थान के 2 नागौर जिले अक्टूबर से। 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। ओके, भारत में जब पंचायती, सही जवाब आया है 1968, शायद से बच्चे ने बोला है जो गलत है। नहीं 1959 है सर, 1959। हाँ, तो पंचायती राज का जो शुभ आरंभ है, देखिए ये तो आप लोगों को सवाल देखने को मिला ही मिला है कहीं ना कहीं। तो इसका जो शुभ आरंभ है वो डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर सन 1959 को, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है भाई यहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी पीएम, तो उस समय थे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और इन्हीं के द्वारा वह राज्य पूछ लेता है तो आप लोग का जवाब होगा राजस्थान। अगर प्लेस वगैरह पूछता है तो राजस्थान के कौन से ज़िले में, तो आप ये बताइएगा। वो ज़िला जो था उसका नाम था नागौर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसमें कहा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन एक विकेंद्रीकृत रूप है,
इसे ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। और ये बात देखो बड़ा आसान आसान सी चीज़ें हैं, केवल आप समझते चलिएगा साथ साथ, है ना। बीच में जो डाउट आएगा आप उसे कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा और लास्ट में पूछ लीजिएगा डाउट। तो ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने की अगर बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये सिंपल बात है कि जो गांव के कम्युनिटी के लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना, यानी जब प्रजातंत्र यानी प्रजातांत्रिकता की बात कर रहा है, लोकतांत्रिकता की बात कर रहा है ना। ये नहीं कि कोई भेदभाव के आधार पे आप व्यक्तिनिष्ठता पर बात करेंगे, नहीं, आप वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे, तो वह प्रक्रिया जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने लगती है। और ये बात करेक्ट है। और इसमें 3 स्तर है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और अगर हम बात करें तो जिला परिषद है। देखिए ये ग्रामीण स्तर पर है। अगर शहरी स्तर पर या नगरीय क्षेत्र पर आता है तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। उसमें 3 चीज़ें आती हैं। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वो नगर के आधार पे आता है। ये तो मैं ग्रामीण, आपसे पेपर में ग्रामीण का स्तर भी पूछता है, नगर का स्तर भी पूछता है, तो मैं यहाँ पर भी उसको मेंशन कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। जो चीज़ें लगेंगी मुझे, मैं आप लोगों को वहाँ पर मेन जो तथ्य होगा उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो जो स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया में थी, एक ग्रामीण क्षेत्र आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पर, है ना, और एक तरफ आप मेंशन कर लीजिए नगरीय क्षेत्र को, है ना, नगरीय क्षेत्र को मेंशन कर लीजिए। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आता है आपका एक ग्राम पंचायत। क्या आता है? ग्राम पंचायत। और अगर दूसरी की बात करते हैं तो वो आता है आपका पंचायत समिति दूसरे पर। तीसरी कौन सी संस्था के रूप में अगर आपसे कहें या स्थानीय स्वशासन के रूप में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो जिला परिषद है। ये तो अभी आपने पीडीएफ में देखा है, ठीक है, जब पेपर में सवाल बनाए ग्रामीण क्षेत्र को लेकर तब। लेकिन जब नगरीय क्षेत्र की बात आती है तो इसके अंतर्गत भी एक नगर निगम होता है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत नगर पालिका आता है, नगर पालिका आता है। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो नगर पंचायत आता है, नगर पंचायत आता है। ये 3 चीज़ें आपको नगरीय क्षेत्र के आधार पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक जो है और प्रत्येक के विशिष्ट कार्य होते हैं। बात तो सत्य है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि ग्राम पंचायत में क्या भूमिका है, पंचायत समिति में क्या भूमिका है, जिला परिषद में क्या भूमिका है। ज़्यादा नहीं, मैंने एक पैराग्राफ के रूप में मेंशन किया है। फिर कहता है यह प्रणाली जो है ग्रामीण को निर्णय लेने और विकास परियोजना की योजना बनाने में, विकास परियोजना की योजना बनाने और स्थानीय संसाधन का प्रबंधन करने और जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास और शासन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। क्या तात्पर्य रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह को लेकर? तो जब ग्राम पंचायत की बात हुई तो उसने कहा कि ग्रामीण स्तर के सबसे निचले स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो सबसे निचला स्तर है, जो सबसे निम्न स्तर है, वो ग्राम पंचायत ही है। और वहाँ एक या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। पेपर में ये भी सवाल बनाया जाता है कि अगर आपसे पूछा भी जाए इसके बारे में कि ग्राम पंचायत की क्या भूमिका रिप्रेजेंट होती है, तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहली बात तो निम्न स्तर है, ठीक है, किसका? ग्रामीण क्षेत्र का। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि इसमें एक या एक से अधिक गांव जो है शामिल होगा। चलिए, अच्छी बात है। ये इसकी खास एक प्रकार से विशेषता के रूप में मेंशन कर सकते हो, इसकी मीनिंग के रूप में। हालांकि ये काम ग्राम पंचायत का जो होता है वो गांव की उन्नति की बात करते हैं, ग्राम वासियों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आप लोग गांव से अगर बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ तो भाई लगभग सभी बच्चे होंगे ही, बिलोंग कर ही रहे होंगे गांव से, तो आप वहाँ पे आपने नाम सुना हुआ ग्राम पंचायत के बारे में, है ना। तो आप वहाँ पे देखिए जो प्रधान वगैरह होते हैं क्या काम करते हैं, गांव की उन्नति, भाई सड़क हो गया, नाला हो गया, नाली होगी, इस तरह जो भी चीज़ें आती हैं उसको एक प्रकार से विकास की तरफ लेके जाते हैं ग्राम पंचायत। और अधिकांश राज्यों के गांवों में अगर हम बात करें तो एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और एक न्याय पंचायत होती है।
अच्छा, बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ, पंचायत की बजाय अगर हम बात करें तो न्याय पंचायत वगैरह की भूमिका आती है। हालांकि वहाँ पे भी इलेक्शन होता है ना, बट वहाँ प्रधान शायद नहीं कहा जाता है। कोई है जानते हैं? जी सरपंच। सर, मुखिया होता है सर, मुखिया बिल्कुल, पंच सरपंच होता मुखिया होता है वहाँ पे बिहार में, हाँ सही बात। तो कुछ राज्यों में मैंने बताया ना आपको कि गाँव में एक ग्राम सभा हो सकती है, उसमें ग्राम पंचायत भी हो सकती है, न्याय पंचायत भी हो सकता है, जैसे आपने बताया मुखिया। तो वहाँ पे जो मुखिया शब्द यूज हो रहा है, हम किताबी भाषा में अगर बात करते हैं तो वही मुखिया शब्द ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, देन अगर मैं उसके बाद अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत जो है ग्राम सभा गांव के वयस्क नागरिक से मिलकर बनाई जाती है। वयस्क नागरिक का मतलब जो एडल्ट होते हैं, है ना। और आपको पता होगा इलेक्शन यानी वोट देने का जो अधिकार होता है, मताधिकार का, वो बेसिकली 18 वर्ष प्लस हो जाए। तो 18 वर्ष जब प्लस की बात होती है तो वो वयस्क में आते हैं। 18 वर्ष से नीचे की बात, अगर 12 से 18 की बात होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे, मैंने कहा कि ग्राम सभा गाँव की जो है वयस्क नागरिकों से मिलकर बनती है। ठीक है। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है ना। कुछ जो अगर हम बात करें तो पंच होते हैं। उसमें पंच का मतलब 5 लोग होंगे और वो किसी न्याय पर बात करते हैं। ठीक है। ये सभी ग्राम सभा द्वारा जो है चुने जाते हैं या उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो बेसिकली देखने को मिलती ग्राम पंचायत में। दूसरा हम लोगों ने मेंशन यहाँ पे क्या एक शब्द किया था, मेंशन किया था पंचायत समिति के बारे में, है ना। पंचायत समिति, देखिए पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य में एक स्थानीय निकाय होता है। उसी स्थानीय निकाय के संगठन को हम लोग जनपद पंचायत कहते हैं। जनपद का मतलब होता है जिला, है ना, जिला पंचायत। तो जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों के सरपंच उसके सदस्य होते हैं। जो जनपद पंचायत होता है जिसको हम जिला पंचायत कहते हैं, उस जिला पंचायत में ग्राम पंचायतों के सरपंच उसके सदस्य होते हैं, जो सरपंच होते हैं। और सरपंच आए कहाँ से कह सकते हो, जो ग्राम पंचायत से आए थे। ठीक है ना। तो जनपद पंचायत की एक प्रशासनिक इकाई होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक इकाई मानी जाती है। कुछ सदस्य महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना, और जनजाति में से जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसका प्रमुख अगर हम बात करें, मुख्य जो होता है वो कार्यपालिका अधिकारी कहलाता है। ठीक है। तो जिसका प्रमुख मुख्य कार्यपालिका होता है वह अधिकारी कहलाता है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है, विकास कार्य को देखरेख करना, आग लग जाना या कोई आपदा, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा पड़ गया, है ना, महामारी हो गई, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, तो उनमें सहायता की जो व्यवस्था है वो पंचायत समिति की कहीं ना कहीं भूमिका हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, प्रौढ़ शिक्षा की अगर हम बात करते हैं मिनिमम एज, तो प्रौढ़ शिक्षा की मिनिमम एज की अगर बात करते हैं तो वहाँ 21 वर्ष आप लोग मेंशन करिएगा। और प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। तो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए जो अन्य कार्य होते हैं वो पंचायत समिति की भूमिका होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए तो जिला परिषद है। अच्छा, जिला परिषद आप जानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था के शीर्ष पर जिला पंचायत होती है। शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर, है ना, उच्च। जैसे आपने बोला कि ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्रामीण स्तर के सबसे निचले स्तर का ग्राम पंचायत होता है। तो उसी ग्राम पंचायत की ही अंतर्गत अगर कोई शीर्ष का शब्द यूज हो रहा है या उच्च शब्द यूज हो रहा है तो वो जिला परिषद है। तो यह जनपद पंचायत यानी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तथा राज्य सरकार के मध्य में ना कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, यानी तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है जिला परिषद। ठीक है। तो कुछ राज्यों में सदस्यों के चुनाव भी होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए। ऐसे अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो इन राज्यों में सदस्यों के चुनाव भी होते हैं जिला परिषद के, है ना। और साधारण जिला पंचायत में उस जिले के पंचायत, जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष जो होंगे उसके सदस्य कहलाते हैं। ठीक है। तो ये बातें हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा।
फिर कहता है कि प्रत्येक का विशिष्ट कार्य है। देखिए मैंने बताया अभी आपको ये कार्य होते हैं। तो यह प्रणाली जो होता है ग्रामीण के निर्णय लेने को लेकर, भाई उसके विकास पर बात करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर निर्णय लेने का काम करता है, विकास परियोजनाओं की योजना बनाने के काम करता है, संसाधनों का मैनेजमेंट करता है, भाई कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उस कम्युनिटी तक या उस रूरल एरिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर उनका ग्रामीण विकास करना और शासन को बढ़ावा देने में सक्षम होता है। ये आपका जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का अवलोकन संवैधानिक ढांचे में निहित है। देखिए बेसिकली जब हम बात करते हैं संवैधानिक दर्जा को लेकर, संवैधानिक दर्जा को लेकर, तो 24 अप्रैल 24, अच्छा मैंने अभी 2 डेट यहाँ पर एक और डेट मेंशन कर रहा हूँ। जैसे 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा 2 अक्टूबर 1959 को वो भारत में जो है पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गांधी दिवस, गांधी जयंती। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको एक डेट और बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ 24 अप्रैल। मैं आपको एक डेट और बता रहा हूँ, पंचायत दिवस। वो दिवस, पंचायती राज दिवस। ओके ओके, पंचायत दिवस, बिल्कुल। जब पंचायत दिवस की बात हम लोग करते हैं तो आप सब ये बात ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे नोट कर लें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। और ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा 24 अप्रैल 1993 की मैं बात कर रहा हूँ, 1993 की, है ना। तो संविधान में 73वां संविधान जो है, संविधान में अगर हम बात करते हैं तो 73वां संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन हुआ था और वह अधिनियम के रूप में 1992 में जाना गया। बेसिकली हम इसी को बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा मिला। तो जो आप ये देख रहे हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वाला, यह पंचायती राज संस्थानों को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो कब मिला है? तो पेपर में सवाल बनते हैं, तो जवाब सर जैसे सर 73वां संविधान संशोधन 1992 और ये लागू कब हुआ था? 93 में। लागू नहीं, एक प्रकार से ये आया उस समय विचार विमर्श, मैंने कहा नहीं पहले बिल वगैरह आता है या सारी सिस्टम आती है। तो सर इसमें 1992 लगाना है या 93 लगाना? 92 लगाना है, 93 नहीं लगाना है, 92 लगाना। 92 तो मैंने 93 तो मैंने बताया आपको ये कि संविधान के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन का जो एक्ट है वो तो 93 है, सॉरी वो तो 92 है। 93 में तो संशोधन का पार्ट माना गया। 93 में क्या माना गया ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये आपका संशोधन का पार्ट है। ये आपका जो 92 वाला है ये एक प्रकार से अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक्ट था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को क्या मिला था? तो बताइएगा एक बार। संवैधानिक दर्जा दिया गया। दर्जा। बिल्कुल बिल्कुल, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा पंचायती राज भारत के संविधान में, पंचायती राज भारत के संविधान की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक नया खंड जोड़ा गया। आप पढ़ेंगे नया खंड जोड़ा गया, और वो जो नया खंड है, जो नया खंड है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? 9 और या ए हाँ आप 9 क को बोला आप जाएगा। कह सकते हो 9। और अनुच्छेदों की जब बात हम लोग करते हैं, यानी आर्टिकल की जब बात हम लोग करते हैं, तो 243 से लेकर 243 ड़ा ये सब ड़ा भी बोला जाता है, ना भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में वहाँ पर।
तो मैंने केवल यहाँ पर आपको एक मोटा मोटा ब्यौरा दिया है। इसके साथ एक 11वीं सूची को भी संविधान में जोड़ा गया। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे तो 11वीं सूची भी जोड़ा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 11वीं सूची जो है संविधान में जोड़ा गया है, संविधान में जोड़ा गया है। एक पॉइंट ये भी बनेगा आपके लिए। सर ये 11वीं जो सूची है ये 73वें संविधान संशोधन में ही जोड़ी गई थी। बिल्कुल 73वें संविधान। सर इसमें 29 विषय है ना? हाँ 29 विषय, बिल्कुल करेक्ट जवाब। की सूची में पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय वस्तु को शामिल किया गया था और ये रिप्रेजेंट करेगा अनुच्छेद 243, है ना, 243 का जो आर्टिकल्स है। तो इन्हीं में निम्नलिखित कुछ प्रावधान थे भाई कि एक त्रिस्तरीय ढांचे को स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय ढांचे बना भैया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। वहीं व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य को लेकर भी बात किया गया कि भाई भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु हो, सरकार के अंदर किसी लाभ के पद पर ना हो, इस तरीके के व्यक्ति की पंचायत समिति के बारे में भी जिक्र किया। तो ये प्रक्रिया बेसिकली कहीं ना कहीं देखने को मिली। फिर भी हम पीडीएफ देखते हैं एक बार, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, तो कहता है संवैधानिक दर्जे में निहित पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण भारत में स्थानीय स्तर पर स्वशासन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है। इसका स्थापना का उद्देश्य था निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित करना और स्थानीय निकाय पहल को आगे बढ़ाना। इसका बेसिकली एक मोटो था। पंचायती राज शब्द में ही गांव के बुजुर्गों के शासन का सार है। पंचायती राज शब्द में अगर हम बात करते हैं, ये देखिए पेपर में सवाल भी बनता है कि आपसे पूछेगा कि भाई पंचायती राज शब्द का आशय बताइए, तो ऑप्शन में ज़रूर याद रखिएगा कि गांव के बुजुर्गों के शासन ज़रूर लिखा होगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो अपने स्वयं के मामलों को संचालित करने में समुदाय की भागीदारी का महत्व पर प्रकाश डालता है, यानी एक प्रकार से कम्युनिटी वगैरह प्रक्रिया पर जिक्र करता है। पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें जो हैं प्राचीन काल से ही या प्राचीन काल में ही खोजी जा सकती है, जहां सभा के नाम से जानी जाने वाली ग्राम सभाएं स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। भारत में पंचायती राज आमतौर पर शहरी और उपनगरीय या नगर पालिका के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों के स्थानीय स्वशासन को संदर्भित करती है। हालांकि भारत में भी जब पंचायती राज के अंतर्गत हम लोग बात करते थे तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो ठीक उसी प्रकार से इसने कहा कि भाई शहर के लिए भी होगा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये चीज़ें बेसिकली रिलेट कराएगी, एक प्रकार से संदर्भित करती है। तो 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। हालांकि अगर हम बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक पंचायत प्रणाली पर आधारित रही, है ना। तो यहाँ केवल इतनी बात ध्यान रखिए कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई है ना, सही तरीके से जो भी कार्य वगैरह पर बल देने लगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कई टाइप की जो है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो गई और भी इसी तरीके से कई समितियां हैं, उन समितियों के बारे में भी जिक्र किया गया। तो जैसे एक आता है LM सिंघवी समिति, सुना होगा आप सभी लोगों ने। क्या बता सकते हैं ये कौन सी समिति है, क्या काम करती है? प्लीज। LM सिंघवी सर 1986 में आई थी ना? 1986। ओके, यहाँ पे तो लिखा है सर ये 1986 में आई थी और इसने 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। ओके, चलिए देखिए LM सिंघवी कमेटी की जब हम लोग बातचीत करते हैं या इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, और आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट जवाब भी बताया कि ये समिति को जब लाया गया था तो वह वर्ष था 1986, है ना। पेपर में देखिए इससे संबंध में अगर हम बात करते हैं तो कई तरीके से जो है पेपर में ये सवाल भी बनाता है, ठीक है। और LM सिंघवी समिति जो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को
पुनर्द्वार पर एक समिति के रूप में उभर के आई और इसकी नियुक्ति जब 1986 में की गई तो उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी और भारतीय न्यायविद थे, का नाम है LM सिंघवी की समिति के उस समय अध्यक्ष थे, नियुक्ति किए गए थे और अपने ही नाम पर इन्होंने एक समिति की स्थापना कर दी, है ना। तो पेपर में सवाल पूछा कि भाई कि बताइए जिस समिति की सिफारिश की गई थी वो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक रूप में मान्यता दी जानी गई थी, तो वह समिति का क्या नाम था? तो वो समिति था LM सिंघवी समिति थी, है ना। और इस समिति में संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित जो भी विवाद होंगे ना, उन विवादों को निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, तो ये बातें इसके अंतर्गत की गई थी। गांव में एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होगी। ग्राम पंचायत के पास अधिक फाइनेंशियल संसाधन भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बातें की गई थी। हालांकि वित्तीय मामलों का अध्ययन तो एक संथानम समिति थी, वो भी आपकी आती है, संथानन समिति भी आती है और LM सिंघवी समिति का भी नाम हमें देखने को मिलता है जो फाइनेंशियल से रिलेट है। ठीक है, लेकिन अशोक मेहता की जो समिति है वो द्विस्तरीय समिति या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने पर बल देती है और एक GV राव समिति है जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर बल देती है। ठीक है, तो हम अभी आगे देखेंगे इसके बारे में, है ना, फिर भी इन चीज़ों को देखे रहिएगा। तो LM सिंघवी समिति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया आपसे क्या कि इसकी सिफारिश स्वीकार कर ली गई और अधिक विकेंद्रीकरण प्रशासन को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों पर कई भारतीय समिति के द्वारा किए गए एक अध्ययन के बाद एक पंचायती राज प्रणाली 1992 में औपचारिक रूप से दे दिया गया था। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप चाहो तो ट्रिक के रूप में लिख भी सकते हो कि जब विकेंद्रीकरण प्रशासन की बात हो या विकेंद्रीकृत की प्रक्रिया की बात हो तो ये ऑप्शन हमेशा सदैव सत्य जाता है। इस चीज़ को अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, है ना। अच्छा, इसका मतलब यही था कि भाई ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गाँव को मान्यता दी जानी चाहिए। इसका मतलब यही था भाई कि विकेंद्रीकृत प्रशासन है ना, गाँव को एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना भी होनी चाहिए, है ना, ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन भी होने चाहिए। इस तरीके की बात करने के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रीकृत प्रशासन को लागू करती है। आधुनिक पंचायत राज्य और इसकी ग्राम पंचायत को उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जो है संविधानेतर खाप पंचायत। अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ पर ये ध्यान से सुनिएगा, केवल जो संविधानेतर खाप पंचायत लिखा हुआ है, यहाँ कहा गया कि यह पंचायती जातीय पंचायतों, है ना, तो ग्राम पंचायतों को उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जाति पंचायतों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। भारत में पंचायत राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयां शामिल हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें हैं इसके संबंध में, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि LM सिंघवी समिति जो है वो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनर्द्वार पर एक समिति के रूप में उभर के सामने आई। 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये नियुक्त की गई। उसमें भारत के एक न्यायविद थे, उनका नाम है LM सिंघवी। इन्हीं ने इस समिति के अध्यक्षता के रूप में जब नियुक्त किए गए थे तो अपने नाम पर ही यह समिति निकाली थी और इस समिति में संवैधानिक रूप से मान्यता भी मिला है और ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गाँवों को मान्यता भी दी जानी चाहिए और समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना भी करनी चाहिए और ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने भी चाहिए। इस समिति के अंतर्गत ये बातें हैं। आगे देखिए, प्रणाली के 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत है, मंडल परिषद है, ग्राम पंचायत को हम लोग ग्राम स्तर भी बोलते हैं, मंडल परिषद है या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, बात तीनों का मतलब एक ही होता है। चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। ब्लॉक स्तर और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिला परिषद है या जिला स्तर है। निम्न स्तर तो मैंने आपको पहले ही बता रखा भाई कि ग्राम पंचायत है या ग्राम स्तर है।
ठीक है, तो इसे 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा औपचारिक रूप दे दिया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है करंट के आधार पे इस तरीके से जीके के आधार पे प्रश्न बना सकता है। तो कहाँ कहाँ नहीं है, नागालैंड राज्य की बात करते हैं, नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केवल आप दिल्ली को ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में तो नगर, अगर हम बात करते हैं नगरीय क्षेत्र है तो इसलिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह है ना। जो भी दिल्ली के निवासी होंगे उनको पता होगा यही चीज़ें। दिल्ली में चुनाव नहीं होता प्रधान वगैरह का, होता है चुनाव, ऐसी बात नहीं है, बट उसके अंतर्गत पार्ट है ना, जैसे नगर निगम वाला हो गया, नगर, ठीक है, नगर निगम का हो गया, नगर पालिका का हो गया, नगर पंचायत का हो गया, इसमें हमें देखने को मिलता है प्रधान होते हैं का। दिल्ली में भी गली गली का होता है, वार्ड बटा होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी ऊपर देखा था और एक बार थोड़ा थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर है, इसके मूल जो है, इसके मूल में हमारा जो है सामना ग्राम पंचायत से होता है, जिसे एक गांव या गांव के समूह पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी या सौंपी जाती है। इस ग्राम पंचायत में या इकाई में निर्वाचित प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं, जिन्हें पंचायत सदस्य कहा जाता है, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। और ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन के प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करती है, जो ग्रामीण की ज़रूरतों और चिंताओं को संबोधित करती है। उम्मीद करता हूँ मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, सबसे निम्न स्तर माना जाता है। एक से अधिक गांव इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें ग्रामीण आवास का निर्माण हो गया, आबादी क्षेत्र का बनाना हो गया, पशुपालन बनाना हो गया, दुग्धशाला हो गया, मुर्गी पालन हो गया इत्यादि को लेकर प्रोत्साहन देता है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है, पेयजल हो गया, सड़क पुल घाट हो गया, इसका निर्माण होता है। प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा के लिए गैर पारंपरिक, मतलब एक प्रकार से रेसिप्रोकल है ना, जो है प्रक्रिया को संचालित करना। औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंध में बात करना, परिवार और समाज कल्याण का कार्य करना, कम्युनिटी संपत्ति का जो है संरक्षण करना, ये सभी क्या है उसके कार्य तो कहलाते हैं ग्राम पंचायत के, है ना। तो ये चीज़ों कहता है कि भाई ग्रामीण की ज़रूरतों को, चिंताओं को क्या कर रहा है, एक प्रकार से ये संबोधित कर रहा है, तो यही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद देखिए, पंचायत समिति है, आप पंचायत समिति को भली भांति तरीके से जानते भी हैं आप लोग भली, है ना। तो पंचायत समिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्तर बोलते हैं, है ना। तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ही संचालित होती है, जिनमें से कई ग्राम पंचायत जो है शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच के संपर्क के रूप में कार्य करती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ही विकासात्मक प्रयासों के समन्वय और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी लेती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो यह जमीनी स्तर पर विधिक सरकारी योजना और कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्वयन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में कि पंचायत समिति क्या क्या कार्य करती है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई नागरिक सुविधाओं को प्रबंधन करना, विकास कार्य को देखरेख करना, कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो उस पर उसकी सहायता करना, भूकंप हो गया, महामारी हो गया, सूखा, बाढ़, आग हो गया, सार्वजनिक बाजार हो गए या मेले हो गए, उनमें प्रदर्शनी का प्रबंधन करता है, ये भी है ना, कौन, पंचायत समिति करती है ना। तीर्थ यात्रा हो गए, त्यौहार हो गए, इसका प्रबंधन भी कौन करता है, पंचायत समिति करती है। अभी देख रहे हैं आप लोग 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे देखने के लिए तो आपको वहाँ पे मिलेंगे पंचायत समिति, है ना, जो कि कोई एक प्रकार से ये तीर्थ यात्रा आप समझ लीजिए या त्यौहार का प्रबंधन समझ लीजिए, उसका पूरा कारोबार जो है पंचायत समिति के पास होता है ना। प्रौढ़ शिक्षा और आदि कार्यक्रम की व्यवस्था करना हो गया। राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए जो अन्य कार्य होंगे उस कार्य को भी वो पंचायत समिति करेगी, जो राज्य सरकार सौंपेगी थी, है ना। तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, अब मान लीजिए वहाँ पर चुनी होगी उनको कार्य के लिए, तो इसलिए वो कार्य वहाँ पे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य को अग्रसर या आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक जिला परिषद होता है। जिला परिषद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिला स्तर बोलते हैं, ठीक है, जिला स्तर कहते हैं। अब देखिए इसमें कहता है कि जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था के
उच्चतम स्तर पर, है ना, उच्चतम, अगर हम बात करें उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें पंचायत समितियां के निर्वाचन और प्रतिनिधित्व और जिले के मतदाताओं द्वारा चुने गए अन्य सदस्य शामिल होते हैं। जिला परिषद जिले के समग्र विकास की देखरेख करना, संसाधनों का आवंटन करती है और निचले स्तर के संसाधनों के कामकाज की निगरानी भी करती है। यह राज्य सरकार और पंचायत समितियों के बीच में एक सेतु का काम करती है। आप इसके बारे में भी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो होता है सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है। पंचायत जो है जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के मध्य में कोऑर्डिनेशन को भी स्थापित करती है ना। तो जैसे साधारण जिला पंचायत में उस जिले के जनपद पंचायतों के जो सभी अध्यक्ष होंगे उसके सदस्य माने जाएंगे। और कुछ राज्य के सदस्यों का चुनाव भी, जो अगर हम बात करते हैं, वो प्रक्रिया होती है जिला परिषद में। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ राज्य में मैंने 2 राज्यों का नाम बताया था, एक छत्तीसगढ़ बताया था, एक एमपी बताया था आप लोगों से, है ना। तो जिला पंचायत परिषद, है ना, जिला पंचायत कह लीजिए या परिषद कह लीजिए, निर्वाचित सदस्यों में जो है जिला सहकारी और विकास बैंक के अध्यक्ष और उस जिले की लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनती है ये, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधारी यहाँ पे लिखा हुआ बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसके अंतर्गत सर मेरा एक सवाल था। जी पूछिए। बोलेंगे सर, ग्राम सभा का एग्जिस्टेंस सर किस में पाया जाता है? ग्राम पंचायत में पाई जाती है सर? क्या चीज ग्राम सभा का एग्जिस्टेंस मतलब? जी सर, ग्राम सभा किस में आएगा सर? ग्राम सभा ग्राम पंचायत में। हाँ, ग्राम, बिल्कुल। तो ग्राम सभा की बात है ना। तो ये जी ग्राम सभा की बात है। तो जैसे ग्राम सभा का मतलब मैंने पहले बता दिया था, ग्राम वासियों को आत्मनिर्भर बनाना, गाँव को उन्नति करना, ये सब ग्राम पंचायत का सर पार्ट है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ग्राम सभा द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं वो ग्राम पंचायत में होते हैं। वो किसमें होते हैं? ग्राम पंचायत में होते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा कि ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और एक उप सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ग्राम सभा द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि होते हैं। तो ग्राम सभा हुआ कहाँ? ग्राम सभा ग्राम पंचायत में ही हुआ, बताइए। जी सर, जी सर। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। किसी बच्चे ने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट हो गया ना। हाँ, उसके बाद देखिए, पंचायती राज के संबंध में कुछ विभिन्न समितियां हैं। हमें उन समितियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक समिति यहाँ पर आप देख रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति है ना। अभी हम इस पर बात करेंगे। ये बलवंत राय मेहता समिति 1957-58 कहीं कहीं मिलता है, तो कहीं कहीं आप 56 और 57 भी देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति की ही बात अगर मैं करूं तो ये समिति में कुछ सिफारिशें थी। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की बात करता हूं अगर मैं आप लोगों से, तो आप इजीली कह सकते हो कि बलवंत राय मेहता समिति की है त्रिस्तरीय पंचायती। जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया और जिला पंचायत हो गया। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, है ना, इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो भूमिका निभाते हैं ये निभाते हैं बलवंत राय मेहता समिति में। तीनों को एक दूसरे के अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा गया। तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये भी प्रक्रिया बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी आपको मालूम है अच्छे से, है ना। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और सलाहकारी, और जिला पंचायत को एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और सलाहकारी बनाया जाता भी है। जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाता है बलवंत राय मेहता समिति में। विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय जो संसाधन होते हैं वो भी उपलब्ध कराए जाते हैं बलवंत राय मेहता समिति में, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद अशोक मेहता समिति है, फिर जीवी राव की समिति है, फिर डॉक्टर LM सिंघवी की समिति, अभी मैंने इसके बारे में बताया भी आपको। PK जो है थुंगन समिति है, ठीक है। तो इन समिति को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ष के साथ परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आप जरा वर्ष बताइए। अभी हम बात
करेंगे जो पिछला सारा है। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 है, उम्मीद है सबको पता है, जो राज्य को पंचायतों का गठन का निर्देश देता है ना, गठन का। लेकिन जब हम पंचायतों के संबंध में अनुच्छेदों पर बात करते हैं, किसके संबंध में? पंचायतों के। यहाँ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, लेकिन पंचायतों के संबंध में जब अनुच्छेदों पर बात करते हैं तो आपने एक नाम सुनेंगे 243 का ए, है ना, ग्राम सभा का गठन है। क्या है? ग्राम सभा का गठन है। नोट कर लीजिएगा, ग्राम पंचायत। अगर आपसे पूछा जाए भाई ग्रामीण या पंचायतों का गठन को लेकर या ग्राम सभा के गठन को लेकर, तो आप ताकि उसको सही तरीके से अलग कर सको आप लोग, और नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सर ये क्या लिखा आपने 241 ए? 243 सर, 243 243 का ए या आ, है ना। अब सुनिए, तो किसने कहा कि पंचायतों का गठन का निर्देश है? 1993 में संविधान के 73वां संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। चलिए ठीक है, अभी आप लोगों ने ऊपर भी देखा कि 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था। वही बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। और आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट कहता है सर एग्जाम में दोनों ईयर देता है तो 92 ही सही होगा ना सर? 92 ही लगाएंगे ना, 93 92 देते सर। देखो, बिल्कुल 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 93 आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। मैं आपसे कह रहा हूँ 93 तो बेसिकली क्या है, संविधान में ऐसी बात हुई ना, कब बात हुई संविधान में, कब बात हुई? 93 में बात हुई सर वो सर संवैधानिक दर्जा मिला पहले बात सुन लीजिए, एक मिनट। मैंने आपसे कहा कि 93 में, यानी ये 1993 में। तो 1993 में क्या था, क्या हुआ? उनमें हुआ संविधान में संशोधन, उसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ और वह अधिनियम 1992 था। तो पेपर में आपसे अगर पूछता है संशोधन भी लेकर तो 93 बनेगा, और अगर आपसे पूछेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछता है, भाई पेपर में ये लिखता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो डैश मारता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 93 होगा, तब तो 92 होगा, तब तो 92 होगा। अगर कहेगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायत की अगर बात करें संवैधानिक दर्जा कब मिला, संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो संशोधन के पार्ट में तो वो 93 होगा, वो क्या होगा? 93 होगा। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पंचायती नज़र राज्य पर जो है एक दृष्टि में, तो देखिए 24 अप्रैल 1993 भारत में, अब देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पंचायती राज के इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और क्या हुआ? और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, पेपर में ये भी सवाल पूछा गया भैया ग्राम स्वराज किसके संबंध में आता है, तो सर्वोदय शब्द भी आता है किसके संबंध में आता है, तो ये भी महात्मा गांधी जी का ही नाम है। तो ग्राम स्वराज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी की तरह जो है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता मतलब रियल में बदलने की दिशा में कदम को बढ़ाया गया, रियलिटी। तो बेसिकली ग्राम स्वराज भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपनी भूमिका इस तरीके से निभाते हैं। तो अगर पेपर में सवाल बने इस टाइप से, तो आप ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में जो कदम बढ़ाया गया था वो किन महान भाव के द्वारा, तो आप कह सकते हैं महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज। बेसिकली क्या है कि इससे मैंने सवाल देखे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन चीज़ों को बता रहा हूँ, ये परीक्षा में आ भी चुका है। ग्राम स्वराज का मतलब जानते हैं क्या होता है? समाज को शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागी बनाने पर बल देना। शासनिक और प्रशासनिक, ठीक है, शासनिक और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशंस
सिस्टम में सहभागी बनाने पर बल देता है। शासन की ग्राम स्वराज परिकल्पना एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता और तानाशाही जैसी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करती है। और इसी परिकल्पना को आप आदर्श लोकतंत्र भी कह सकते हो। तो कभी कभी सवाल ये बनता है कि भैया ग्राम स्वराज के अंतर्गत जो वास्तविकता बदलने की दिशा का पार्ट है वो किस परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, तो वो आदर्श लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत बन जाती हैं। और महात्मा गांधी जी के अनुसार ही ग्राम स्वराज के मूल कुछ सिद्धांत आए थे, बड़े फेमस रहे थे, परीक्षाओं में पहले खूब आप पूछा जाता था, अब तो नहीं आता है उतना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से उन सिद्धांतों से रूबरू करवाना चाहूँगा, है ना, कि भाई कौन कौन से सिद्धांत थे जो उसके अंतर्गत आते थे, है ना। क्या आप बता सकते हैं गांव में अगर हम जिक्र करते हैं इसके बारे में तो किन किन सिद्धांतों पर जिक्र होता है, बताइए। हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं ना। ट्रस्टीशिप आपने नाम सुना होगा, जब कभी भी पेपर में पूछा जाता है न्यासिता, आपने यूजीसी का पेपर में देखा होगा तो न्यासिता शब्द दिया होगा और ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी जी का नाम आता है। तो पहला तो सिद्धांत हो गया ट्रस्टीशिप, है ना। और ये मैं बात बता रहा हूँ ग्राम स्वराज की, ये भी ध्यान रखिए, कोई अलग पॉइंट नहीं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। दूसरा स्वदेशी, तीसरा पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, चौथा स्वावलंबन, स्वावलंबन समझते हो ना, मैंने कई बार बताया भी हो, स्वायत्ता, इंडिपेंडेंट, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण पेपर में आता है सब, विकेंद्रीकरण, समानता, क्या चीज, समानता, और आत्म पर्याप्तता, आत्म पर्याप्तता, और नई तालीम, नई तालीम आदि ऐसे हैं। बट यहाँ जो है ग्राम स्वराज के विचार के अंतर्गत ये मूल तत्व हैं, इन मूल तत्वों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी देन है, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी। स्वावलंबन का मीनिंग क्या बताएं सर, एक बार और रिपीट कीजिएगा सर। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट। अच्छा जरा बताइए कि भारत में ग्राम स्वराज का जनक किसे कहा जाता है, तो बताइए। महात्मा गांधी को सर। महात्मा गांधी को। गांधी को, महात्मा गांधी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब। अच्छा ये तो एक सिंपल था, आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शासन द्वारा नई ग्राम स्वराज प्रणाली को कब शुरू किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 2001 बताएंगे। मैं यहाँ पे नीचे नोट कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश यानी एमपी शासन द्वारा नई ग्राम स्वराज प्रणाली को कब शुरू किया गया था, तो 2001 को, 2001, ठीक है। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश जो है पंचायत राज अधिनियम जो है 1993 में संशोधन करके इसे ही मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2001 का नाम दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश में 2001 का नाम आएगा, बाकी में तो भाई 1993 आएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज शब्द को जो ग्राम स्वराज शब्द है वो शब्द ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र के बजाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर क्या हो गया, आधारित हो गया। तो इसी आधारित शासन की एक नई प्रणाली जो है शुरुआत हो गई। तो इसी के अंतर्गत ग्राम स्वराज की 8 अस्थाई समितियों की कल्पना की गई थी। कितनी, 8।
और कहा गया कि ग्राम सभा अपने कार्यों को लेकर कर्तव्यों के निर्वहन में अस्थाई समितियों को गठन करेगी। किसकी अस्थाई समिति का गठन होगी? और 8 अस्थाई समिति कौन कौन सी हैं उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ? एमपी से, एमपी की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 8 अस्थाई समितियां थी। अब जैसे अगर हम बात करें ग्राम विकास समिति, है ना। अच्छा, ये आपको बता दूं कि एमपी में ये सवाल बनने का पूरा मुझे लगता है कि भाई वास्तविकता है, बनाया भी जा सकता है ना। बिल्कुल सर, सही बोला। सार्वजनिक संपदा है समिति, और तीसरा है कृषि समिति, चौथा है स्वास्थ्य समिति, पांचवा है ग्राम रक्षा समिति, छठा है अवधोसंरचना। अवधोसंरचना कॉन्सेप्ट किसने दिया बता सकते हैं कोई लोग? अवधो कार्ल मार्क्स ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समिति, शिक्षा समिति, और सामाजिक न्याय समिति। ठीक है, ये 8 हो गए, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपने इस चीज को देखा, उसके बाद हम बात करते हैं। सर 8वां क्या था सर? 8वां आपका था सामाजिक न्याय, है ना, सामाजिक न्याय समिति थी। ओके सर। अब देखिए आगे थोड़ा सा कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कुछ प्रावधान किए गए। ठीक है, तो प्रावधान को लेकर भी सवाल कभी पूछता भी है, क्या था 73वें संविधान संशोधन 1992 वाले में, क्या बातें थी 1992 वाले में। तो जरा बातों को ध्यान से सुनिए। एक तो था ये कि भाई एक त्रिस्तरीय संगठन की स्थापना हुई, ये तो आपको पता था पहले से भी। दूसरा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना थी। देखिए सिराज जी, आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं जो अभी आपके डाउट थे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 73वें संविधान संशोधन में भी ये जिक्र किया गया है। अब ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय के अंतर्गत जो आपने ग्राम पंचायत पढ़ा था उसका ये पार्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय तो आप लोग को जानते ही, मैंने बता दिया अभी ग्राम पंचायत। मैं इसलिए पूछा था ना सर कि जून में सर एनटीए पूछा था कि ग्राम सभा के सदस्य या कौन, ऐसे ही सवाल था जो ग्राम पंचायत में जो रजिस्ट्रेशन का ऐसे ही सवाल। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि ठीक है, बट यहाँ पे मैं कहा और देखो स्पष्ट हो गया, लिखा हुआ है ग्राम स्तर पर जो है ग्राम सभा की स्थापना। हर 5 वर्ष में पंचायतों की नियमित चुनाव होगा। ठीक है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल जो कि 13 दिसंबर 2023 यूजीसी नेट में आया कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है कि नहीं, यही सवाल था ना। और आगे हम बात करते हैं तो कहता है पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय। अच्छा, ये सभी बात जो मैं बता रहा हूँ ऊपर हेडिंग में आपने पढ़ा अभी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वाला। तो पंचायतों की निधियों का मतलब क्या होता है? फंड में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्तीय आयोगों का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थानों के रूप में काम करने हेतु आवश्यक पावर यानी शक्तियां यानी सत्ता और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। और ये शक्तियां और अधिकार कुछ इस प्रकार हैं जो नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कई शक्तियां हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही इतनी, कम से कम 17-18 पावर्स है। आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि संविधान की 11वीं अनुसूची में, अभी किसी बच्चे ने बताया भी था मुझे कि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध लगभग 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसका निष्पादन करना है।
कर हो गया, ड्यूटीज हो गया, टोल्स का मतलब समझते हो? उस पे रोड के टोल होते हैं। हाँ टोल बस 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 बस। जब किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो टोल देना पड़ता है सर, वही टोल है। बिल्कुल 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 सही बात। लेकिन ये नहीं कि आप अगर जा रहे हो तो वो मतलब कोई परिवहन अगर यूज करके जा रहे हो तो वहां पर है ना ये चीज। हाँ सर, हाँ, फोर व्हीकल, टू व्हीकल के लिए भी नहीं है सर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने भी तो स्टेट में देते हैं ना सर, अपने भी तो स्टेट में देते हैं। सेम स्टेट में भी देते हैं। सेम यस सर, बिल्कुल। वो टोल नाका बना होता है। जैसे अगर आप किसी जिले से आप दूसरे जिले में जा रहे हो ना तो ऐसा नहीं होता है अपने आप, क्योंकि आप उसी राज्य के निवासी हो, आप उसी राज्य के सदस्य जो है सदस्य के रूप में भी आप कह सकते हैं। एक प्रकार सदस्य का तात्पर्य ये है एक प्रकार से मेरा कहना कि आप वहाँ के निवासी हो, ठीक है, इसलिए तो आप वहाँ पे नहीं दोगे, ठीक है। हाँ अगर आप जैसे बिहार से यूपी आ गए टोल लगेगा। दिल्ली से अगर मैं चला जाऊँ यूपी मथुरा साइड में तब भी टोल मिलेगा, है ना। तो आदि लगाने और उससे वसूल करने की पंचायतों का अधिकार है। उसके बाद राज्यों द्वारा एकत्र कर, टैक्स, राज्यों का टैक्स भी होता है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। टैक्स तो बहुत चला था एक बार बीच में, है ना, 2018-19 में बहुत चल रहा था इसकी बातें। फिर अगर हम बात करते हैं तो ड्यूटियों, अच्छा ये क्या है ड्यूटियों? टोल और शुल्क का पंचायतों का हस्तांतरण। ये यहाँ पे ड्यूटी ड्यूटियों होना चाहिए। ड्यूटियों का मतलब क्या होता है है? सर। ड्यूटी मतलब ड्यूटियों है सर, ड्यूटी। जॉब। जॉब, हाँ। कार्य। अच्छा राज्यों द्वारा एकत्र किए गए टास्क टैक्स हो जाएगा, और ड्यूटी हो गई है उसकी भर्ती यानी कार्य हो गया, उसका जॉब हो गया, टोल हो गया, शुल्कों को पंचायतों का हस्तांतरण करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होगा यही, है ना। संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद स्वतंत्रता के बाद प्राप्ति के बाद पंचायत राज व्यवस्था के विकास को गति मिली, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में ये बात भी कहा गया कि भैया राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाया गया। अच्छा ठीक है, जब कभी बात होती है ग्राम पंचायतों को गठन को लेकर तो वो आपको मिल जाता है 1940। अच्छा अगर ग्राम सभा का गठन होगा तब बताइए कौन सा अनुच्छेद आएगा? ग्राम सभा 243। 40 243 243 सर, 243। 243 का ए बोलिए, 243 का ए बोलेंगे तो ए आएगा। ऑप्शन होगा। हाँ तब ये 243 का ए। हाँ अगर 243 बोलेंगे ना केवल तो ये परिभाषा बताएगा केवल, है ना, यहाँ दूसरा मीनिंग बन जाएगा, है ना। अच्छा फिर कहता है कि और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन क्रियान्वयन या कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदमों की सिफारिश। कदम का मतलब होता है चरण, चरण का मतलब स्टेप होता है, कोई आपने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कार्य के लिए, ठीक है, करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई समितियों को नियुक्त की गई। अब कुछ नियुक्त की गई समितियां थी, जैसे मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था, उन्हीं में से कुछ समितियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो बलवंत राय मेहता समिति है, मैंने इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि यह समिति जो है पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अच्छा एक सवाल और आया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? सामुदायिक 1952 सर। 52 में सर। 1952 में आया, बात सही है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब 1992 में आया, 1952 में जब आया था ये, तो ये पूछता है भाई, कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि भाई कौन सी समिति के अंतर्गत इसके बारे में जिक्र किया गया है ना, तो आप बताइएगा बलवंत राय मेहता वाली समिति में जिक्र किया गया है। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर कामकाज के लिए उपायों की जांच करना और सुझाव देने के लिए 1957 में ये समिति की नियुक्ति की गई। तो अब ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का जो एग्जैक्ट वर्ष आता है वो 1957 आता है। समिति में एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि विकेंद्रीकरण जब भी ऑप्शन में लिखा होता है वो हमेशा करेक्ट होता है, ट्रिक बताया था। और लोकतांत्रिक तो जाहिर सी बात है, चाहे ये तो करेक्ट होगा। अच्छा जरूरी नहीं केवल यही बलवंत राय मेहता ही लोकतांत्रिक पर बात करता है, बाकी नहीं करते, बाकी जितनी समितियां सारी काम करती हैं इसी पर। तो लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया और पंचायती राज के नाम से ये जाना गया, ठीक है। आसान से शब्दों में है, आप यहाँ पे समझ गए हैं, समझाने की जरूरत भी नहीं। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं समिति की सिफारिशें में। त्रिस्तरीय पंचायत की राज्य व्यवस्था है, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद। कई बार आपने इसको पढ़ लिया, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को।
ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। अब सवाल ये देखिए, ग्राम पंचायत के गठन के लिए बात है, ग्राम पंचायत के गठन के लिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, आप जाते हो वोट दे के आते हो, बैलेट एक पेपर होता है, पेपर पे आप एक मोहर लगाते हो, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से हो गया। फिर कहता है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन के लिए, यानी पंचायत एक समिति है और एक जिला परिषद है। जो जिला परिषद है वो तो बेसिकली पंचायत राज व्यवस्था का सबसे उच्च जिला पंचायत माना जाता है ना। और यहाँ पे जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के मध्य में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो कुछ राज्यों में बेसिकली अगर हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो बेसिकली जो प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाली है ना, मध्य प्रदेश वाली। तो जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में जिला सहकारी हो गया, जो विकास बैंक का अध्यक्ष हो गया, और जिले के लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष पार्ट बन जाता है ना, अप्रत्यक्ष पार्ट बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रक्रिया होती है, क्योंकि जनपद वाले में, पंचायत समिति वाले में, तो पंचायत समिति में जनपद पंचायत भी उसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यह सह सदस्य के रूप में उस क्षेत्र में, क्षेत्र के संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, विधानमंडल के सदस्य हो गए, है ना। और आप याद रखिएगा कुछ सदस्य जो महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति से भी होंगे, मनोनीत होंगे। और ये तो बेसिकली एक प्रशासनिक इकाई है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कहलाता है। ये प्रमुख जो इसका पार्ट होता है वो कार्यपालिका अधिकारी कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष ही निर्वाचन का पार्ट होता है ना। अब योजना एवं विकास पंचायत राज्य व्यवस्था को प्राथमिक उद्देश्य यही है। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी चाहिए और जिला परिषद सलाहकार और पर्यवेक्षी, जिसको सुपरविजन बोलते हो या सुपरवाइजर, निकाय के रूप में कार्य करती है। जिला कलेक्टर और जिला परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। इस संसाधनों का प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया गया कि ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मदद मिल सके, ठीक है। यह आपका इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता की अभी और भी चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो शायद रिपीट हुआ है क्या, नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ तक भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर पंचायत प्रणाली का बचाव किया और गाँव में लोगों के अधिकार और शक्ति दी जानी चाहिए। आइए हम पंचायतों को शक्ति दें, इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आता है, ठीक है। और इनकी खासकर भूमिका यहाँ पर देखने को भी मिली है कि नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत में पंचायती राज को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। राजस्थान में नागौर जिले से, ठीक है, तो बगदाद गांव है, एरिया है, क्षेत्र है, वह 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को क्या किया गया, इसको शुभ आरंभ किया गया इसका, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अशोक मेहता समिति है, इसके बारे में कल हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है, बताइए। जी सर, जी सर। चलिए आज के लिए बस यही रखिए। अभी मैं वीडियो और पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो डीएसएसपी वाले ग्रुप में भी डाल देना। अच्छा जी, चलो ठीक है, डाल। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है।